ओके, आप लोगों तक मेरी आवाज़ जा रही है? राइट, तो हम अब डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आईएएस में हुआ था। उसमें हम ट्रिक्स, लॉजिक एंड एलिमिनेशन के आधार पे हम क्वेश्चन को ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमने टाइटल हमारा यही है कि हाउ टू सॉल्व द प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑफ द आईएएस एग्जामिनेशन विद 5 मास्टर ट्रिक। राइट, 5 आधार पे हम करते हैं कि जैसे उसके कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपका मोर देन 90% पॉसिबिलिटी ये होता है कि वो रॉन्ग ही होते हैं। उसी के आधार पे हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और मुझे उम्मीद है कि जिस ऑब्जेक्टिव से मैं 2024 प्रीलियम्स के लिए सीरीज चला रहा हूँ वो फुलफिल करेंगे। उसके साथ ये भी हम चाहते हैं कि आप अपने दोस्तों को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे ये पता चले कि मतलब सीएस सेंटर दिल्ली इस लेवल पे सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट को जो है कि उनकी डिमांड जो है उसको फुलफिल करवा पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कम्प्लीटली हम ये सीरीज चला रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपसे कोई कॉस्ट इस तरह का डिमांड करता है तो उसके लिए आप ना दें और किसी के बहकावे में ना आए। जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं उनका हम एक अलग तरीके से करते हैं, बट ये जो सीरीज है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करना, फिर उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम, फोकस पॉइंट, ये सभी चीज़ें हम आपको दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आपसे डिस्कस करेंगे कि हमने 2018 का जो आईएएस का जो एग्ज़ाम हुआ है सॉरी 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ उसी के हम क्वेश्चन पेपर को जो कि डिस्कस कर रहे हैं और डिस्कशन के साथ ही ये चीज़ें पढ़ाएंगे। और इसमें हम ये देखना चाहते हैं कि क्या है 5 मास्टर ट्रिक कि हम इनको आगे बढ़ाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम 25 तक पढ़ लिए हैं, इसमें हम अब जो है कि आगे बात करेंगे किस चीज़ को लेकर के बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। हम 26 से लेकर के आज 50 क्वेश्चंस जो है यहाँ तक डिस्कस करेंगे। टोटल 25 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, 4 से 6 लेक्चर में हम बनाएंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले सवाल क्या है, सवाल के बारे में जानते हैं। सवाल को जाने उससे पहले हम जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंक अनकटाड यूनाइटेड नेशन ट्रेड डेवलपमेंट करके ये बनाया गया है, WTO, ये 4 बॉडी हैं। इनको अगर आप एक साल न्यूज़पेपर अगर फॉलो करते हैं तो आपको ये वर्ड्स आपको एक साल में कम से कम 4-5 बार मिलेंगे। ठीक है, पहला लॉजिक कि आपको न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों मैं पढ़ाता हूँ, क्यों करंट अफेयर स्टैटिस्टिक्स करता है। इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में A to Z अगर पता है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन से पहले ऑप्शंस के बारे में एलिमिनेट करना चाहिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो इंडिया ने एक एक्ट जो लॉ बनाया है 1999 में, 1990 में, वो एक्ट का नाम है जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 में। तो सबसे पहले हमें जियोग्राफिकल इंडिकेटर का मतलब, जिसको हम GI के नाम से, तिरुपति लड्डू, बनारसी लाल पेड़ा, ठीक है, तिरंगा बर्फ बनारस का, बात समझ रहे हो, बनारस की साड़ी, मथुरा का पेड़ा, ठीक है, आगरा का पेठा, दैट इज जियोग्राफिकल इंडिकेटर ना, पर्टिकुलर। कड़कनाथ, कड़कनाथ क्या है, ये आप एक चिकन का वैरायटी है जिसमें हाई प्रोटीन्स पाया जाता है। ये आपका झारखंड से ट्राइबल एरियाज पाया जाता है। झगड़ा भी हो गया था, जो कड़कनाथ है वो MP में भी पाए जाते हैं, तो आप झारखंड का क्यों दे रहे हो। ऐसे रीजन को चूज किया गया, आपका झारखंड में बिहार और इससे दोनों से मिलता जुलता हो गया। तो कड़कनाथ एक चिकन, वो उसको भी जियोग्राफिकल इंडिकेटर मिला है। तो जियोग्राफिकल इंडिकेटर का मतलब होता है ऐसा कोई प्रोडक्ट कोई पर्टिकुलर लोकेशन पे उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और उसकी इम्पोर्टेंस के आधार पर उसको जियोग्राफिकल मार्क दे दिया जाता है। उसी की कॉन्टेक्स्ट को उसको लीगल प्रोटेक्शन देने के लिए आपका एक 1999 में एक्ट लाया गया। और एक्ट लाया गया, और ये एक्ट जब लाया गया तो वो उसके पीछे जो सबसे बड़ी फिलॉसफी रही है
वो किस ऑप्शन, ये ऑप्शन में ये पूछ रहा है ऑर्डर कंपाइल विद ऑब्लिगेशन, किसके ऑर्डर पे ये कंपाइल किया गया एक्ट 1999 में। तो ये ऑप्शन आपको WTO होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, गुड का ट्रेड करते हैं इंडिकेटर। ये देखिए लेबर से है, ILO, तो लेबर से तो यहाँ तो कोई मतलब नहीं है ना। दूसरा चाहे IMF, मॉनेटरी पॉलिसी, इससे भी नहीं है। आपको बी और सी में इंडिकेट करना था, तो आंसर वुड बी WTO का, जो हम गुड्स करते हैं। दूसरी चीज़ ये बता दें, 1995 तक गैट को, WTO को हम गैट के नाम से जानते थे। किस नाम से? गैट के नाम से, जनरल अग्रीमेंट ट्रेड करके। तो इसमें गुड्स करते थे, केवल गुड्स का करते थे। लेकिन इसके साथ जब हम आए WTO, तो इसमें गुड्स प्लस सर्विस दोनों को इंक्लूड किया गया। आप इसको स्टडी कर सकते हो, WTO क्या क्या लाती है, इनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में हम बात करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव अ पावर टू ऑक्शन द coal mining. Andhra Pradesh, Jharkhand don't have a gold mine and Rajasthan has a iron ore mine. अब इस स्टेटमेंट में कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, देखिए अब हमें क्या करना हो, तो आंसर देखिए, आंसर आपको टिक करा के चले जाएं। बट इस तरह की स्टाइल या टीचिंग एटीट्यूड सक्सेस नहीं होता है UPSC के या फिर सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ। लॉजिक देखिए, कह रहा है कि इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट डोंट हैव अ पावर टू ऑक्शन द नॉन कोल माइन। नॉन कोल माइन का मतलब क्या हो गया? कोल के अलावा भी कोई माइनिंग होती है, सैंड माइनिंग होती होगी, गोल्ड माइनिंग और भी कुछ होती होगी। कह रहा है कि उसके पास पावर नहीं है, डोंट हैव अ पावर। ऐसा थोड़ी होता है कि हर जगह जा करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बताएगी नहीं इसका जो कि माइनिंग करिए, इसका माइनिंग करिए, ऐसा तो नहीं कर सकती ना। कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं उनका ऑक्शन कर सकती है गवर्नमेंट, लेकिन हर एक माइनिंग का नहीं कर सकता। ठीक है, तो दैट्स वाई ऑप्शन स्टेटमेंट 1 वुड बी इनकरेक्ट। अब आते हैं, कह रहे हैं कि झारखंड आंध्र प्रदेश डोंट हैव अ गोल्ड माइन। ठीक है, गोल्ड माइन, चलिए ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि राजस्थान आयरन और माइन। बात समझ रहे हो? तो जो ये गोल्ड की बात कर रहे हैं, गोल्ड जो कि दोनों में पाया जाता है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट, दैट इज कॉल्ड D। हाँ, या हाँ, बिल्कुल 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 सही है कि अगर यही डोंट है, जैसे कहते हैं आंध्र प्रदेश एंड झारखंड हैव अ गोल्ड माइन, स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट, डोंट। हाँ, अब इसमें से पूछ देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 एंड 2, तो ये वाला हो जाता नॉट। हाँ, तो ऐसे इसी में कहता करेक्ट की जगह डोंट करेक्ट। ठीक है, या जो है या इनकरेक्ट बोल देता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑप्शन बदल जाता है ना। ये है यहाँ पे लॉजिक UPSC का। पहले देखिए यही करती थी UPSC, क्या करती थी, बीच में ला करके इस समय यहाँ पे कर देती कौन सा नॉट करेक्ट की बात कर देता था। लोग यहीं पे इतना पढ़ते थे, इस स्टेटमेंट को पढ़ते ही नहीं थे, लास्ट वाला यस या नो में करिए। तो 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, नए स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, ऐसे ही गलत कर देते आते हुए। अब यहाँ करके घर पे देखते, अरे भाई रे यहाँ पे तो नॉट करेक्ट की बात किया है, तो गड़बड़ा जाता था। लेकिन अब ये ट्रेंड हटा दिया है। अब देखिए ये वाला डू नॉट यही में डाल दे रहा है। ठीक है, बी केयरफुल। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 28? कह रहा है विद रेफरेंस टू डिजिटल पेमेंट। पहली बात तो डिजिटल पेमेंट का मतलब पता होना चाहिए, जिसे हम मोबाइल से ऑनलाइन ट्रांसफर कर देते हैं एक जगह से दूसरे, दैट इज कॉल्ड डिजिटल पेमेंट। भीम ऐप अलाउ द यूजर टू ट्रांसफर मनी टू एनी वन विद UPI इनेबल बैंक अकाउंट। बात समझ गए? कह रहा है कोई अलाउ करता है, भीम ऐप हमें पता है किसी को भी करता है, भीम ऐप गवर्नमेंट का एक ऐप है, अलाउ करता है UPI, बिल्कुल सही है। अब आते हैं, वाइल द चीप पिन डेप्ट कार्ड और फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन भीम ऐप ओनली 2। अब देखिए, अब समझिएगा,
लॉजिक है। स्टेटमेंट देखिए पहला तो सही है, बात समझिए, ठीक है। पहला स्टेटमेंट सही है, इस बात को आप कंसीडर करिएगा, बात समझ रहे हो। पहला स्टेटमेंट जो कि सही है, इसमें गलत नहीं है। लेकिन अब इसको देखिए ये इनकरेक्ट है, ऐसा क्यों। अब यहाँ पे देखिए नंबर दे दिया है 4 एंड 2 फैक्टर्स, ठीक है, नीचे रख दीजिए, ठीक है। फैक्टर 2 एंड 4, पहला तो यही गलत हो गया। दूसरा, अगर जब हम यूपीएससी के स्टेटमेंट में ओनली जैसे शब्द पाए, तो आप अपने कान खड़े कर लीजिए। क्या करिए, अपने कान खड़े कर लीजिए और आगे बात करिए। ये आपका 99% जो होता है इनकरेक्ट में ही आता है, तो आप ऐसे ही मार्क करिए इसको कि नॉट करेक्ट। तो आपका स्टेटमेंट 2 जब गलत है तो एक बी और सी तो होगा नहीं, या फिर ए को देखिए, क्योंकि इसमें फ्लैक्सिबिलिटी है। भी में आप अगर किसी को अलाउ नहीं करेगा तो यूपीआई, तो ट्रांसफ़र कैसे होगा, हर चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन लगा के रखेंगे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 39, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। आप 2 मिनट के लिए पॉज करिए मेरी मेरी वीडियो, 1 मिनट के लिए इसको एनालिसिस करिएगा क्या होता है, फिर हम तो स्टेटमेंट बता ही रहे हैं, हम बता दे रहे हैं, फिर आप पॉज करके वीडियो आप देखिएगा। एमंग द फॉलोइंग सिटी विच आर लाई ऑन द लॉन्जिट्यूड क्लोजेस्ट टू दिल्ली। अब देखिए लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड के बारे में पता होना चाहिए। ऐसे यूपीएससी बहुत पुराने ट्रेंड से सवाल पूछ रही थी लैटिट्यूड के आधार पे। किस पे, लैटिट्यूड, किसके आधार पे, लैटिट्यूड, जिसको कहते हैं अक्षांश, ठीक है, अक्षांश के नाम से जानते हैं। यहाँ पे लॉन्जिट्यूड के बारे में पूछा, तो लॉन्जिट्यूड का मतलब होता है देशांतर, जो आपका नॉर्थ साउथ वर्टिकल जाता है और ग्लोब को वेस्ट और ईस्ट में डिवाइड करता है। बात समझ गए। आप हमें थोड़ा सा टाइम दे, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ये कह रहा है कि जो सिटी दी गई है उनमें से कौन सा है कि जो दिल्ली दिल्ली के लॉन्जिट्यूड पे है, लॉन्जी क्लोजेस्ट है। इंडिया का मैप बनाइए हल्का सा, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा हमें इरेज कर लेने दीजिए, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे मैं रेड कलर से मार्क करूँ। कह रहा है किससे लोकेटेड, दिल्ली से लोकेटेड। पहला क्या दे रहा है, बेंगलुरु दे रहा है यहाँ पे, कलकत्ता भी दिया है आपका। यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन में दिया है। अब पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु दिया है। पुणे यहाँ पे हम इंडिकेट कर रहे हैं, पुणे दिया है। पुणे आपका लगभग, ये पुणे आपका यहाँ पे पड़ जाएगा, ठीक है, पुणे जिसको बोलते हैं। आपका ये तो नहीं दिया है, एक सेकेंड, कलकत्ता नहीं दिया है, चेन्नई दिया है, और क्या दो दिया है यहाँ पे, पुणे, नागपुर दिया है, नागपुर, हैदराबाद। हैदराबाद आपका लगभग यहाँ पड़ेगा तेलंगाना में। और क्या दिया है, नागपुर दिया है। नागपुर आपका मराठावाड़ा पार्ट में यहाँ पे दिया। अभी कहना क्या चाहता, अब ये समझिए, कहना चाह रहा है कि जो दिल्ली से, दिल्ली थोड़ा सा ना ये आपका ये इस साइड आएगा। कह रहा है कि जो लॉन्जिट्यूड आ रही है उसके क्लोजेस्ट कौन सा है। अब देख सकते हो कि पूरा सटा हुआ जा रहा है किससे, यहाँ पे आपका बेंगलुरु है, हैदराबाद है, नागपुर है, और ये पुणे है, और ये तो किसके क्लोजेस्ट है, बेंगलुरु के। दूसरी चीज, सबसे फार अवे कौन है, फार है, पुणे है। दूसरी चीज कि लॉन्जिट्यूड के वेस्ट में कौन है, पुणे है। और ईस्ट में क्या है, हैदराबाद और नागपुर है। बस समझ गए लैटिट्यूड। दूसरी चीज, पहले लैटिट्यूड के बारे में पूछता था इससे, कनकोट जो कि आपका सिक्किम की कैपिटल है, उसके लैटिट्यूड पे कौन सा फिट्स का जो है कि एरिया पड़ेगी, ऐसे करके। तो ये सवाल था आपका। यहाँ पे देखिए क्या सवाल है, कह रहा है कि क्लोजेस्ट
दिल्ली के, तो ये आपका बेंगलुरु होगा। कौन होगा? बेंगलुरु कहाँ पे है आपका? कर्नाटका में। हैदराबाद कहाँ पे है आपका? तेलंगाना में है। जोर से बोलिए। नागपुर कहाँ है? मराठावाड़ा में है। विदर्भा एरिया मराठा में, विदर्भा। और पुणे कहाँ है आपका? मराठावाड़ा में, महाराष्ट्र में। ठीक है, दोनों पुणे और नागपुर दोनों जो है कि वहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात करें। क्या कह रहा है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 138 182 ये रिलेटेड किससे है? तो ये आपका चाइल्ड से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लेबर, लेबर से समझिए, चाइल्ड लेबर। ठीक है, ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। कहते हैं रिगार्डिंग द मनी बिल, मनी बिल के बारे में पूछ रहा है कि क्या नहीं सही है। सबसे पहले मनी बिल पता होना चाहिए। डिफिनेशन ऑफ द मनी बिल मेंशन अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1110 में। बात समझ गए? कहाँ पे मेंशन है आपका मनी बिल आर्टिकल? जोर से बोलिएगा, कहाँ पे आता है? 110 आर्टिकल जो है 110 में, 110 में जो कि मनी बिल के बारे में बताएगा। मनी बिल क्या होती है? टैक्स लगाना या घटाना, कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं, दैट इज कॉल्ड मनी बिल। मनी बिल इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा, लोअर हाउस, बिफोर, आफ्टर द prior recommendation of the head of the state president in the context of central and the state governor in the context of गवर्नर के प्रेयर रिकमेंडेशन पे होता है। इसमें सभी अटॉर्नी जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर की बात होती है लोकसभा एंड असेंबली के आधार पे। यहाँ पे कह रहा है ए बिल शैल बी डीम्ड एज द मनी बिल इफ द कंटेंट ओनली द प्रोविजन रिगार्डिंग रिलेटेड imposition, obligation, remission, alter, regulation in that any tax जब ये करता है। ठीक है, अब देखिए हमारे हिसाब से मनी बिल, जैसे ओनली मैंने कहा था वर्ड गलत होता है, तो आप इसको गलत मान के चले जाइए, लेकिन नहीं, यूपीएससी का हर एक क्वेश्चंस ऑप्शंस वर्ड आपको सोच समझ के ही करना है। हो सकता है इससे बड़ा कोई ब्लंडर दिया हो। अब आते हैं, मनी विल हैव प्रोविजन फॉर द custody of the consolidation fund of India or the contingency fund of India। बिल्कुल, money bill is a concern with the appropriation of the money out of the contingency fund। अब यहीं भी देखिए फॉल्ट कर दिया, बहुत बड़ा मिस्टेक। रिलेटेड टू, यहाँ पे क्या कह रहा? कंसोलिडेशन एंड कंटीजेंसी। ठीक है, और जो कंटीजेंसी की बात कर, अब ये कह रहा है कि मनी आउट ऑफ द कंटीजेंसी, ये नहीं होता है। ठीक है, मनी विल डील द रिगार्डिंग द बोरोइंग द मनी टू और द गिवन द मनी द गारंटेड बाय द गवर्नमेंट। दिस स्टेटमेंट वुड बी रॉन्ग। अब ये पूछ क्या रहा है? स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये जो गलत है वही सही है अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। बहुत लोग हैं कि यार ये तो गलत है, ये ऐसे है, तो वो नहीं होता है, तो इसके लिए अलर्ट होना चाहिए। ठीक है, अभी क्या करें विद क्वेश्चन नंबर 32। With reference to election of the President of India, consider the following statement. Reference of consider. Is that clear? इस बात को आगे आते हैं। With reference to election of the President of India, प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, कैसे होता है हमें पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन, राज्यसभा का इलेक्शन, गवर्नर का नॉमिनेशन, क्या प्रोसेस है, असेंबली का इलेक्शन। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए वेरी फ्रॉम स्टेट्स टू स्टेट्स, वेरी फ्रॉम स्टेट्स टू स्टेट्स। जी हाँ, बिल्कुल। सिक्किम का एक एमएलए और यूपी का एक एमएलए के वैल्यू में अंतर हो जाए, क्योंकि रिप्रेजेंट जो करता है पॉपुलेशन का ज़्यादा करता है। वैल्यू ऑफ लोक वोट ऑफ द एमपी ऑफ द लोकसभा इज मोर देन वैल्यू ऑफ द एमपी द राज्यसभा। ऐसा नहीं, राज्यसभा में कितनी सीट है? 250, और लोकसभा में कितनी है आपकी? मतलब 550 के आसपास है। ठीक, लेकिन राज्यसभा में कितनी? 250। तो वैल्यू ऑफ द राज्यसभा एमपी ऑलवेज हायर देन स्टेट्स की बात कर रहे हैं, ये बात कर ली। ठीक है, तो आगे आते हैं, हम बात कर। एक सेकंड हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए।
एक सेकेंड, एक ओके ओके ओके। तो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे आके क्या है चक्कर। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे बात करें। बात किया वैल्यू ऑफ द डिफरेंट प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के वैल्यू की बात कर लिए, कितना किसका ज़्यादा कितना। तो अब आप ये देखिए स्टेटमेंट 2 तक इनकरेक्ट है, तो पहला जो सही होगा ये स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। कि यहाँ पे एमएलए जो अलग अलग वेरी करता है, यहाँ पे राज्यसभा के हमेशा जो वैल्यू वोट की होती है लोकसभा के एमपी से ज़्यादा होती है। तो इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं 33 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज द इम्प्लीकेशन टू रेटिफाई एडिशनल प्रोटोकॉल, एडिशनल प्रोटोकॉल विद द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के रूप में बात करें। एडिशनल प्रोटोकॉल क्या है इसके बारे में। एक आ रहा सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर कम अंडर द इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज द इम्प्लीकेशन रेटिफाई। कह रहा है कि अगर हम इंडिया रेटिफाई कर देता है IAEA का तो इंडिया के क्या होगा। तो इंडिया क्या है कि सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर कम अंडर द IA के सेफगार्ड पे आ जाता है। बात समझ गए। तो ये बातें हो गई। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे आसियान एक वर्ड दिया गया है। सबसे पहले हमें आसियान का फुल फॉर्म पता होगा, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, आसियान के बारे में पता होना चाहिए, हमने कई बार डिस्कस किया है। एक ग्रुप ऑफ 10 मेंबर होते हैं, 10 मेंबर का इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, बैंकॉक, ये सब कंट्री हैं 10। उसमें कह रहा है कि इंडिया विच आर द फॉलोइंग एमंग द फ्री ट्रेड पार्टनरशिप। बात समझ रहे, 1 2 1 3 4, तो किसके साथ है तो इसको लेकर के। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट, क्योंकि चाइना के साथ नहीं है इंडिया का, सॉरी कनाडा के साथ। ठीक है, कनाडा के साथ नहीं हमारा और USA के साथ नहीं। बात समझ गए, ये चीज़ें हो गई। अब हम आगे आते हैं, बात करेंगे क्वेश्चन में 35। देखिए विद रेफरेंस टू ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, वर्ड देखिए ग्लोबल अलायंस किसके कॉन्टेक्स्ट में, स्मार्ट एग्रीकल्चर। ठीक है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। सबसे पहले स्मार्ट एग्रीकल्चर, स्मार्ट आदमी है, स्मार्ट एस्पिरेंट ऑफ द स्टूडेंट्स है, हार्डनेस की नहीं स्मार्टनेस की ज़रूरत है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इन सभी कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, हम उसी को आगे लेकर के चलेंगे। तो ये कह रहा है कि क्या है कैसे। सबसे पहले देखिए ये आउटकम ऑफ द क्लाइमेट समिट हेल्ड इन पेरिस में। देखिए ऐसा भी होता है आउटकम अंडर, जैसा वर्ड्स आता है तो उसमें भी आप अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि उसमें भी 90% पॉसिबिलिटी ये होती है कि गलत। फिर भी हम पूरा सेंटेंस से देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। अब ये देखिए स्टेटमेंट जो 2 दिया गया इसमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी है। कह रहा है कि ये नॉट क्रिएट एनी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन। अगर बाइंडिंग हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। सपोज करिए शेयर सेंटर लेके क्लास में लोग आते हैं, तो हम कह दें भैया आप आइए पहले नहा करके आइएगा, डेली टाइप बेल्ट लगा के आइएगा। तो आपका क्या है, पढ़ा रहा है कि फिर हमें किसी और चीज़ की ट्रेनिंग दे रहा है। अरे हमें पढ़ना, तुम्हें पढ़ाना, पढ़ा के पढ़ो पढ़ाओ जाओ। तो फ्लेक्सिबिलिटी भैया आप बिना नहाए आ जाओ, अगर नहीं नहाने का मन करा चप्पल पहन के आ जाओ, कपड़े पहनना पहनो, नहीं तो जो पहन के घरे पे वही पे आ जाओ, उससे लोग आएंगे। ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कन्वेंशन पे, तो लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। दैट्स वाई यू कैन से स्टेटमेंट 2 इज ए करेक्ट एंड इंडिया इज अ इंस्ट्रूमेंटल इन क्रिएशन ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट। तो ऐसा नहीं है, इंडिया कुछ ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करता। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टेटमेंट बी को आप कंसीडर करिएगा। एक सेकेंड, अब आगे आते हैं क्या कह रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग द एम, एम क्या है डिजिटल इंडिया का। डिजिटल इंडिया प्लान जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, क्या है प्लान, उसके बारे में ये पूछ रहे हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑन इंटरनेट कंपनी लाइक चाइना, अपना खुद का बनाना इंटरनेट, इस्टेब्लिश पॉलिसी फ्रेमवर्क इनकरेज ओवरसीज मल्टी नेशनल कोऑपरेशन दैट बिग डाटा टू द बिल्ड, भी गलत है, कनेक्ट एनी आवर विलेज। ठीक है,
तो ये स्टेटमेंट इज ए करेक्ट, स्टेटमेंट 3 इज ए करेक्ट, दैट्स वाई ऑप्शन बी इज ए करेक्ट, दैट्स ए पॉइंट। अब आगे आते हैं, बात करते हैं स्टेटमेंट 37 में 37 की बात करेंगे। इसमें क्या कह रहे हैं कि टाउन है और ये न्यूज में होते हैं, इनके बारे में पूछ रहा है कौन सा सही है। 1 और 4 मशूल पलस्तीन में नहीं है आपका, ठीक है, ईरान इराक में पड़ता है। क्या हुआ, कोई दिक्कत है? चीज हो गई। कीर कू आपका नहीं टर्की में पड़ जाता है, लेकिन अलेपो आपका सीरिया में है। मजार ए शरीफ आपका अफगानिस्तान में है। ये 2018 में 17 में न्यूज में थे, इस वजह से यूपीएससी ने सवाल वहाँ पे पूछ लिखा है। आगे थे, इन द फेडरेशन इस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रेसिडुअल पावर किसके पास रखी गई थी? पूछ रहा है किसके पास रखी गई। तो आपके पास कितनी पावर थे? गवर्नर जनरल जो होते थे उनके पास रेसिडुअली पावर रखा गया था, ये हमें पता होना चाहिए। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है स्पीकर द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल बी वैकेट हिज ऑफिस इन द सीज ऑफ द मेंबरशिप द की बात। बिल्कुल, अगर वो मेंबर नहीं है लोकसभा का या फिर हाउस का तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर या स्पीकर नहीं बन सकता है, ठीक है। बट बात करिए राज्यसभा के जो स्पीकर होते हैं या जिसको चेयरपर्सन बोलते हैं, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, तो उसको बोलते हैं हम वाइस प्रेसिडेंट, जो इसका चेयरपर्सन होता है, लेकिन वो उसका मेंबर नहीं होता है। बट लोकसभा का जो स्पीकर और असेंबली की जो स्पीकर होता है उसका मेंबर होगा, एंड देन ही एंड हर कैन बी जे स्पीकर ऑफ द हाउस, ठीक है। लेकिन वो हटा दिया जाए तो हटा दिया जाएगा। वेन एवर लेजिस्लेटिव असेंबली तो डिजॉल्व स्पीकर शैल बी वैकेट देयर इमीडिएटली। इमीडिएटली वर्ड भी खाली होता है, या वो हट जाएगा तो काम कौन करेगा? ये तब तक होता है जब तक नए लोग ना आकर के ओथ लें, ठीक है। दैट्स वाई यू कैन से द स्टेटमेंट 1 ओनली इज करेक्ट, ठीक है। ये बात आ गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे बात करेंगे। विच वन ऑफ फॉलोइंग द रिफ्लेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशन बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। लॉ एंड लिबर्टी मीन्स क्या होता है? लॉ का मतलब अब कानून होता है जो बनता है, लिबर्टी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होती है। थोड़ी इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं इफ देयर इज अ मोर अ लॉ देयर इज अ लेस लिबर्टी। ज़्यादा कानून होगा तो कम लिबर्टी होगी, ऐसा कहाँ लिखा? दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इफ देयर इज अ नो लॉ देयर इज अ नो लिबर्टी। लॉ एंड लिबर्टी दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के चोली और दामन का रिलेशन है। क्यों? क्योंकि लॉ नहीं रहेगा तो सब लोग उनको सप्रेस करेंगे ना। क्या लिबर्टी, क्या फर्टिनिटी, क्या इक्वलिटी, क्या जो है कि सोशलिज्म, कुछ नहीं। तो दैट्स वाई ऑप्शन बी इज अ करेक्ट। इफ देयर इज अ नो लॉ तो वुड बी नो लिबर्टी। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग द नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ द ऑफिस। अब क्या कह रहे हैं, देखिए ये सवाल अभी न्यूज में है। न्यूज में क्यों बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं हम अभी देखिए। और बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जो गवर्नर है उनके ऊपर जो है कि सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगा हुआ है। तो उनको प्रोटेक्शन मिलता है। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, गवर्नर होते हैं, हेड ऑफ स्टेट जो होते हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 361 के अंतर्गत प्रोटेक्शन मिला है कि उनके टेन्योर के दौरान कुछ भी इस तरह का प्रोसीडिंग नहीं किया जाएगा। उनके द्वारा किया गया काम के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में अब ये क्या कर रहा है, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन एनी कोर्ट। जो आपराधिक मामला उनके अगेंस्ट किसी भी कोर्ट में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। दूसरा, इमोलूमेंट एंड अलाउंस ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट शैल नॉट डिमिनिश ड्यूरिंग द टर्म। इनको जो फैसिलिटी दी जाती, सुख सुविधा, इनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं की जा सकती, बढ़ा भले ही। तो दोनों स्टेटमेंट इज करेक्ट। दैट्स व्हाई यू कैन से द स्टेट ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक चीज और बता दें, क्रिमिनल नहीं चलवाया जाएगा, लेकिन सिविल प्रोसीडिंग जब होती है, सिविल मैटर, तो उसमें उनको 14 डेज की नोटिस दे करके प्रोसीडिंग की जा सकती है, ठीक है। बूंदी ठानी, बंदी ठानी क्या है, इसके बारे में पूछ रहा है। पेंटिंग होती है इस तरह का। ये द किशन नगर स्कूल
से ये बिलोंग करते हैं। किशनगढ़ है ना, किशनगढ़। ठीक है, अब आगे आते हैं थाड़ क्या है। थाड़ का फुल फॉर्म देख लीजिए, टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने कंट्री में लगा दीजिए, जैसे कोई मिसाइल फेंकेगा इसको चालू करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेशन पे लगा होता है। ठीक है, तुरंत उसको एयर में ही डिस्ट्रॉय कर देगा। देखिए क्या कहता है, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, हाई एल्टीट्यूड। ठीक है, एल्टीट्यूड की बात कर रहा, तो ये था। तो ये कह रहा समटाइम सी इन द न्यूज, क्या है ये, अमेरिका का एंटी मिसाइल सिस्टम है। एंटी मिसाइल को मतलब मिसाइल कोई फेंका उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, वही एक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में, विद रेफरेंस टू कल्चरल हिस्टोरी ऑफ द इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द त्यागराज कृतिस आर द डिवोटी ऑफ द सॉन्ग इन द प्राइज ऑफ द लॉर्ड कृष्णा। दिस स्टेटमेंट वुड बी इनकरेक्ट। त्यागराज क्रिएट सेवरल न्यू रागा, अन्ना मचरी त्यागराज आर द कॉन्टेम्पररी, ये भी गलत है, कॉन्टेम्पररी नहीं थे। और स्टेटमेंट 4 इज करेक्ट। सेकेंड एंड द 4 स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन वुड बी बी। हम इसको अलग से हिस्ट्री वाले सब्जेक्ट जो की बताएंगे आपको और ज़्यादा। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, मेन फीचर्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ। कानून का, कानून की चलेगी, आदमी का नहीं चलेगा। बात समझिए क्या कह रहा है, लिमिटेशन ऑफ द पावर की बात होगी, बिल्कुल। इक्वालिटी बिफोर लॉ होगी, पीपल रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नमेंट। ऐसा कहाँ है कि भाई रूल ऑफ लॉ होगा तो रिस्पॉन्सिबल होंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। कानून बन गया तो भैया आप उसी कानून के अंदर ही काम करेंगे, ऐसा थोड़ी कि हम तुम्हारे अंगुली पे नाचेंगे। लेकिन जब कानून का रूल नहीं होगा, ठीक है, नियम नहीं होगा, तब जो कि आपको गवर्नमेंट के अधीन काम करना पड़ेगा, क्योंकि कोई कानून कायदा है ही नहीं। गवर्नमेंट जैसे चाहेगी वैसे तोड़ मड़ोड़ के करेगी। जैसे लिबर्टी एंड सिविल राइट वुड बी प्रोटेक्ट। दैट्स व्हाई यू कैन से स्टेटमेंट 1, 2 and 4 would be correct. That's why you can say option C is correct. Question number 46 कह रहा है करेक्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द लीगल टेंडर मनी। क्या होती है लीगल टेंडर मनी, पहले ही देखिए। मनी, लीगल टेंडर मनी का मतलब है कानून के हिसाब से इशू की गई हो प्रॉपर तरीके से। अब देखिए कह रहा है कि मनी विच टेंडर द कोर्ट ऑफ लॉ डिफाइन द फ्री लीगल। भाई कोर्ट ऑफ लॉ यहाँ पे आ जाता है, पैसे के मामले में कोर्ट नहीं आता, कोर्ट कानून के मामले में आता है। ठीक है, मनी विच क्रिएट अंडर द कंपल्सन एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिच क्लेम। जैसे नोट पे क्या, मैं धारक को 10 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ, ऐसा होता है ना नोट पे। आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो वही आ रहा है। कंपल्सन एक्सेप्ट, मैं स्वीकृत करता हूं कि मैं एक्सेप्ट करूंगा सेटलमेंट क्लेम। राम ने श्याम को 10 रुपये दिया, दे रहा है, श्याम कह रहा भाई हम नहीं लेंगे, पता नहीं कौन सी पैसा है। आप कहेंगे देख भाई ये है, इस पे लिखा है मैं धारक को 10 रुपये देने का अदा करता हूँ। कोई नहीं लेगा, आरबीआई के पास चले जाना, वो ले ले। दिस स्टेटमेंट ट्राई टू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। 47 इफ द कमोडिटी इज प्रोवाइड फ्री टू द पब्लिक बाय गवर्नमेंट। कह रहे कि अगर मान लीजिए सरकार के द्वारा कमोडिटी सामान प्रोवाइड करवाई जाती तो इसका क्या मतलब होगा। फ्री में 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 5 किलो आटा, 5 किलो तेल, 5 किलो चीनी, 5 किलो आलू टमाटर प्याज। तो गवर्नमेंट क्यों करती है, क्या करता है, इसका क्या है, क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द जीरो। तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, क्या मतलब होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कोई ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इग्नोर, ऐसा भी नहीं है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर फ्रॉम कंज्यूमर ऑफ प्रोडक्ट टू द टैक्स पेयर। मतलब जो सरकार दे रही है खरीद के 25 रुपया किलो गेहूं और उसको 5 रुपया किलो में बेच रही है, जो 20 रुपये का घाटा हो रहा है। तो सरकार ऐसा थोड़ी है कि पेड़ लगा रखी है वहाँ से ऐसे निकालती है। जो टैक्स दे रहे हैं उन्हीं का तो 20 रुपये खर्च हो रहा है।
तो इस वजह से अब क्या कर रहे हो, टैक्स पे पब्लिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर फ्रॉम टैक्स पेयर टू जो फ्री में राशन कार्ड खा रहे हैं, समझ नहीं तो उसको कहीं और जो कि आप करते। अब आगे आते हैं कि 48 increase in the absolute and the per capita real GDP don't connect the higher level of the economy its development if कब होगा, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। क्या मतलब है कि जीडीपी जीएनपी सब बढ़िया है, ये मतलब डोंट कनेक्ट, इससे कनेक्ट नहीं कर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 49, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, कह रहा है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज अ कॉन्सेप्ट इज ए बेटर एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ प्रोसेस। पहली बात तो कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल का मतलब समझिए। ह्यूमन कैपिटल, मैं एक ह्यूमन कैपिटल हूँ। श्याम इज एज ए ह्यूमन कैपिटल बिकॉज इज a teacher educator for civil services examination, the human capital। स्किल्ड है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, I can produce and earn the income for the livelihood। Now you define individual of the country accumulate more capital। ऐसा थोड़ी है, बात नहीं होती, accumulation का कहाँ बात आती। इंक्रीज नॉलेज स्किल्ड लेवल एंड कैपेसिटी ऑफ द पीपल, बिल्कुल सही है, इंक्रीज करिए। एक्यूमुलेशन ऑफ द टेंजिबल वेल्थ, ऐसा नहीं, टेंजिबल नॉलेज क्या है आपका, टेंजिबल या इंटेंजिबल। इंटेंजिबल नॉलेज को कोई टच कर सकता है, नो, दैट इज कॉल्ड इंटेंजिबल नॉलेज स्किल एवरीथिंग, दिस इज इंटेंजिबल, यू कांट टच बट यू कैन रियलाइज एंड फील, दैट्स व्हाई यू कैन से accumulation intangible wealth। बात समझ गए, नॉलेज हम करते हैं, दैट्स व्हाई यू कैन से स्टेटमेंट सेकंड एंड द फोर्थ वुड बी करेक्ट एंड रिजल्ट इज ऑप्शन सी वुड बी राइट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 50 हम नेक्स्ट पे करेंगे फिर। डिस्पाइट बीइंग अ हाई सेविंग इन इकोनॉमिक में बहुत ज़्यादा सेविंग बचत होने के बावजूद भी कैपिटल फॉर्मेशन मे नॉट रिजल्ट ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज आउटपुट। पहली बात तो कैपिटल फॉर्मेशन का पता होना चाहिए। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ये हो गया, मेरे पास स्किल्ड है, मैं कैसे पैसे बना सकता हूँ। पैसे कमाए नहीं जाते, पैसे बनाए जाते हैं, ऐसा आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो ये कह रहा है कि क्या नहीं रिजल्ट सिग्निफिकेंट इंक्रीज, ये क्या नहीं हो। हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो का ये मतलब नहीं कि हाई सेविंग का आउटपुट रेशियो निकल करके आएगा, ऐसा होता है, बट ये सब सही होगा। वीक एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म, इलिटरेसी, बात समझ गए। तो ये हमने डिस्कस किया, आगे फिर नया लेक्चर लेकर के आएंगे और ये सभी के लिए था। तो गुड लक, ऑल द बेस्ट फॉर द प्रीलिम्स 2024 IAS एंड थैंक यू फॉर द डिस्कशन।